नेहा शर्मा मर्डर केस। 15 मार्च 2013 को हमारे देश के जाने माने शहर आगरा में एक लड़की का रेप और मर्डर होता है और यह केस निर्भया के बाद दूसरा ऐसा केस होता है जिसने कि पूरे देश की आंखों को नम करके रख दिया था। और जब एक मासूम लड़की की दर्दनाक चीखों को उसकी मौत के बाद पूरे देश ने महसूस भी किया था। एक ऐसी लड़की की चीख जिसकी मौत के बाद उसके कातिल को जब कोर्ट में ले जाकर जज के सामने खड़ा किया जाता है तो जज सिर्फ उस कातिल की शक्ल देखकर ही उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आज भी अच्छे से याद है, तुम वही हो ना जिसने एक लड़की का रेप किया था और उसके बाद उसे एक धारदार चीज से बड़ी ही बेरहमी के साथ मार दिया था। तुमने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया था, मैं आज भी वो दिन भूल नहीं पाया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक ऐसी मासूम लड़की के हत्याकांड की कहानी है जिसने 2013 के अंदर पूरे के पूरे देश को सन्न करके रख दिया था और निर्भया के बाद एक और बार लोगों को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया था। हेलो, नमस्कार एंड आदाब, मेरा नाम है मुकेश और एक दफ़ा फिर से स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और सच्ची और दर्दनाक कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और मेरी इस कहानी को सुनने के लिए हमेशा की तरह एक्साइटेड भी होंगे। तो चलिए शुरू से इस कहानी को शुरू करते हैं। 15 मार्च 2013 मोहब्बत की नगरी आगरा में एक जगह है दयाल बाग और दयाल बाग के ही पास में खेलगांव नाम से एक इलाका है। यहाँ पर सड़क के किनारे शाम के वक्त करीब 7:30 बजे एक आदमी गुजर रहा था। चलते चलते उस आदमी की नज़र सड़क किनारे खड़ी एक ऑल्टो कार पर पड़ती है। वो कार कुछ इस तरह से खड़ी थी जैसे उसे कोई ऐसे ही लावारिस की तरह छोड़कर चला गया हो, क्योंकि उस आदमी को न तो कार के अंदर कोई दिखाई दे रहा था और न ही कार के आसपास, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि आखिर ये कार है किसकी और इस तरह से कोई इसे यहाँ पर सड़क के किनारे क्यों खड़ा कर गया। आसपास सभी जगह पूछ लेने के बाद वो शख्स पास की पुलिस को कॉल करता है और खेलगांव में सड़क के किनारे एक लावारिस खड़ी कार के बारे में पुलिस को बताता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस के 2 जवान उस ऑल्टो कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक भी वो कार यूं ही लावारिस की तरह पड़ी रहती है। अब पुलिस को भी ये बात बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका था, लेकिन उस कार का मालिक अभी तक भी उस कार को लेने नहीं आया था। इसलिए पुलिस जैसे तैसे उस कार के दरवाजों को खोलती है और कार के अंदर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कार के अंदर कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय सीट पर पड़े एक कागज के टुकड़े के। पुलिस तुरंत उस कागज के टुकड़े को उठाती है और देखती है तो पुलिस को नजर आता है कि उस कागज के टुकड़े में एक फोन नंबर लिखा हुआ था। अब पुलिस ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है कि कोई अपनी कार को ऐसे ही सड़क के किनारे छोड़कर क्यों जाएगा, और अगर गया भी तो फिर गाड़ी में एक फोन नंबर एक कागज पर मिलना ये तो और भी अजीब सी बात है। पुलिस फौरन उस नंबर पर कॉल करती है और पूछती है कि खेलगांव में सड़क के किनारे एक ऑल्टो कार खड़ी है, क्या वो कार तुम्हारी है? तब सामने से कॉल पर श्रीपाल शर्मा नाम का एक शख्स जवाब देता है। श्रीपाल शर्मा कहते हैं कि हाँ, वो ऑल्टो कार मेरी ही है, और साथ ही श्रीपाल ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी सुबह सुबह से उस कार को लेकर कॉलेज गई थी, लेकिन अंधेरा हो चुका है, वो अभी तक भी नहीं लौटी और हम दोपहर से उसे कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है। पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है, हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। पुलिस श्रीपाल को उस कार की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है और फौरन उसे पुलिस स्टेशन आने को कहती है। श्रीपाल शर्मा और उनकी पत्नी पहले ही अपनी बेटी के कॉलेज से वापस न लौटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और ऊपर से पुलिस को उनकी कार लावारिस मिलती है। ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के गुमशुदा हो जाने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस को अब तक भी पूरी कहानी समझ नहीं आई थी कि आखिरकार श्रीपाल शर्मा की बेटी है कौन और वो कार को ऐसे सड़क के किनारे क्यों छोड़कर गई और ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इतनी रात तक भी लौट के नहीं आई। इसलिए पुलिस श्रीपाल शर्मा से पूरी बात बताने को कहते हैं और तब जाकर श्रीपाल शर्मा पुलिस को सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल श्रीपाल शर्मा उनकी बेटी का नाम नेहा शर्मा बताते हैं, जो कि आगरा के ही दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही होती है। नेहा पढ़ने में बेहद ही होनहार स्टूडेंट थी एंड वो MSc और MPhil करने के बाद दयाल बाग इंस्टीट्यूट से ही अपनी PhD कंप्लीट कर रही थी। नेहा के पापा बताते हैं कि सुबह से नेहा अपनी लाल ऑल्टो कार लेकर दयाल बाग कॉलेज के लिए निकली थी और कॉलेज पहुंचने के बाद उसने अपनी मां से एक बार फ़ोन पर बात भी की थी और कॉलेज खत्म करने के बाद नेहा हमेशा 3 या फिर 4 बजे तक अपने घर वापस लौट आती थी, लेकिन जब वो 5 बजे तक भी घर नहीं लौटती तो नेहा की माँ को उसकी चिंता होने लगती है। नेहा की माँ नेहा को लगातार कॉल करती है, 50 बार कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं हो रहा था। जब शाम के करीब 5:30 बजे नेहा की माँ फिर से नेहा को कॉल करती है तो इस बार नेहा का फ़ोन एक लड़का रिसीव करता है और वो लड़का सामने से कहता है, नमस्ते आंटी, नेहा दीदी सदर बाजार गई है। बस इतना कहते ही नेहा की माँ जब तक उस लड़के से और कुछ पूछ पाती वो लड़का कॉल कट कर देता है। नेहा की माँ फिर से कुछ देर के बाद कॉल करती है तो फिर से वही लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि दीदी तो मूवी देखने के लिए गई है और वो अभी टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी है।
और इतने में वो लड़का फिर से फोन कट कर देता है और इसके बाद नेहा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नेहा के माँ पापा और भाई तीनों बहुत परेशान होते हैं। वो खूब कोशिश करते हैं नेहा को ढूंढने की और उससे बात करने की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नेहा से बात नहीं कर पाते हैं। अब जाकर पुलिस को पूरे दिन की कहानी समझ आती है और इसके बाद पुलिस भी नेहा को सर्च करना शुरू करती है। पुलिस तमाम जगहों पर पूछताछ करती है, नेहा के दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक, लेकिन कहीं पर भी नेहा का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस रात में ही सदर बाजार से लेकर हर एक मूवी थिएटर में नेहा को ढूंढने जाती है, लेकिन वहां पर भी नेहा का कोई अता पता नहीं चल पाता। इधर नेहा के माँ पापा की चिंता लगातार बढ़ते ही जा रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस नेहा के माता पिता को तसल्ली देकर वापस घर भेज देते हैं और अगले दिन अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। अब सुबह होती है और 16 मार्च आता है, लेकिन अब तक भी नेहा लापता थी। इधर सुबह से ही नेहा के माँ पापा पुलिस स्टेशन जाकर बैठ जाते हैं और पुलिस के साथ शामिल होकर नेहा को ढूंढने लगते हैं। अब पुलिस सबसे पहले तो दयालबाग इंस्टीट्यूट में जाकर पूछताछ करने का फैसला करती है, उसी कॉलेज में जहाँ पर नेहा पीएचडी कर रही थी और कॉलेज पहुँचने के बाद वापस घर नहीं लौटी थी। कॉलेज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को एक बहुत ही खास जानकारी हाथ लगती है और वो ये होती है कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नेहा को आखिरी बार उसी कॉलेज के नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की ओर जाते हुए देखा था। अब पुलिस को इस पूरे केस और 2 दिनों में नेहा के बारे में ये पहला सुराग मिलता है, इसलिए पुलिस और नेहा के माता पिता तुरंत दयालबाग इंस्टीट्यूट के उस लैब की ओर दौड़ पड़ते हैं। सभी के सभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर लैब के ठीक सामने पहुंचते हैं और वहां के लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू से उस लैब का दरवाजा खोलने को कहते हैं। जैसे ही पुलिस लैब का दरवाजा खोलकर लैब के अंदर इंटर करती है, तमाम पुलिस के जवानों और कॉलेज के स्टाफ सहित नेहा के माँ बाप तक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ ही पल में पूरा का पूरा सीन एकदम से बदल चुका था, क्योंकि पूरे के पूरे लैब के फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था और वहीं पर सामने पड़ी थी खून में सनी हुई नेहा की लाश। नेहा की सलवार उसके घुटनों तक सरकी हुई थी, उसके मुंह में रुमाल ठूसे हुए थे और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे कसकर बांधा हुआ था जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। नेहा के गले, पेट और पूरे जिस्म पर इतने सारे कट्स लगे थे कि पुलिस के लिए उस वक्त शायद उन निशानों को गिन पाना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस लैब के कोने कोने की जांच करती है तो पुलिस को लैब के अंदर किसी भी तरह की कोई हाथापाई के निशान तो नहीं मिलते, मगर लाश के ठीक पास में पुलिस को एक कांच की पिपेट आधी टूटी पड़ी मिलती है और आधी पिपेट नेहा के पेट में फंसी हुई मिलती है। और नेहा की ऐसी हालत देखते हुए पुलिस ये अंदाजा तो लगा लेती है कि या तो नेहा के साथ रेप हुआ होगा या फिर रेप करने की कोशिश में उसकी हत्या कर दी गई होगी। इधर ये सब देखकर नेहा के माता पिता तो उसी टाइम अपना होशो हवास पूरी तरह से खो देते हैं, क्योंकि जिस बेटी को वो पूरी रात से तलाश रहे थे वही बेटी उन्हें एक लैब के अंदर इतनी भयानक हालत में मिलेगी, ये तो उन्होंने सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा। खैर, पुलिस उसी वक्त लैब को पूरी तरह से सील कर देती है और अब नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देती है। अगले दिन जब नेहा के कत्ल की खबर अखबारों में आती है तो इस खबर ने पूरे के पूरे दयालबाग और पूरे आगरा के लोगों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि ये केस भी सेम दिल्ली की निर्भया कांड की तरह था और इसीलिए दयालबाग के स्टूडेंट्स से लेकर पेरेंट्स तक सड़कों पर उतर आते हैं और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और जल्द से जल्द नेहा के हत्यारों को पकड़ने की मांग करते हैं। और इसी वजह से आगरा पुलिस पर भी इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है नेहा केस को लेकर कि वो भी अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ नेहा के केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड फिर दयालबाग और बाकी के सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स को इस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना ही पड़ता है और फिर कत्ल के तीसरे दिन से पुलिस अलग अलग टीमें बनाती है और अलग अलग जगहों पर पूछताछ करने लगती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में नेहा के दोस्त, रिश्तेदार और आसपास के करीब 250 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है कि शायद किसी ने तो लैब के अंदर या फिर बाहर आते या जाते किसी को देखा होगा, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि नेहा के लैब के अंदर इंटर करने के बाद उस लैब के अंदर कौन गया और कौन बाहर निकला। पूछताछ के दौरान ही दयालबाग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर सामने आते हैं और पुलिस से कहते हैं कि एक बार आप उदय स्वरूप नाम के एक लड़के से बात कीजिए, शायद उसे कुछ पता होगा। पुलिस तुरंत उदय के घर पहुंचती है एंड उससे नेहा को लेकर पूछताछ करती है, लेकिन उदय नेहा से दोस्ती और जान पहचान को लेकर साफ साफ इनकार कर देता है। वो पुलिस से कहता है कि नेहा को तो उसने कभी देखा भी नहीं और वो ना उसे जानता है। पुलिस को भी उदय की ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पहली बात तो उदय का दयालबाग इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं था और ना ही वो वहाँ पढ़ने आता था। एंड दूसरी बात ये थी कि उदय एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता था, साथ ही उसके नाना जी भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। तो इसलिए पुलिस भी बिना किसी फोर्सफुली पूछताछ के उदय के घर से चुपचाप वापस चल देती है। इसी दौरान पुलिस को एक और लड़के के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि उसी दयालबाग इंस्टीट्यूट में काम करने वाला एक ठेकेदार था और उसका नाम विशाल शर्मा बताया जा रहा था। पुलिस को पता लगा था कि जिस टाइम पर नेहा का कत्ल हुआ था ठीक उसी टाइम पर विशाल शर्मा भी वहीं कहीं पर आसपास किसी साइट पर काम कर रहा था और हो सकता है कि विशाल ने कत्ल होते हुए देखा हो
या फिर विशाल ने ऐसा कोई चेहरा आते या जाते देखा हो जिससे कि पुलिस को इस केस में कुछ क्लू मिल जाए। अब पुलिस बिना देर किए विशाल के घर का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की नज़र विशाल के घर में पड़ी चीज़ों पर पड़ती है, वो चीज़ें पुलिस के इरादों को एकदम बदल कर रख देती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस की नज़र जैसे ही विशाल के घर के बाहर खड़ी उसकी साइकिल पर पड़ती है तो पुलिस को उल्टा विशाल पर ही शक होने लगता है, क्योंकि पुलिस को उसकी साइकिल पर खून के धब्बों के जैसे कई सारे लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसकी एक शर्ट और पैंट भी धुले हुए सूख रहे थे और उन पर भी लाल लाल निशान थे। और इतना ही नहीं, विशाल के जूते भी उसने धोकर रख दिए थे और उन पर भी लाल लाल निशान दिखाई दे रहे थे, जिन सबको देखकर पुलिस को यही लगता है कि ये सब लाल लाल जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं हो सकता है ये खून के धब्बे हों। और विशाल भी कत्ल के टाइम पर यहीं आसपास काम कर रहा था, तो हो सकता है कि विशाल ही कातिल हो। और इसी बेस पर पुलिस विशाल शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ थाने ले जाती है। और साथ ही पुलिस विशाल की साइकिल, कपड़े और जूतों के सैंपल भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि अब हमें नेहा का कातिल मिल चुका है। लेकिन जब पुलिस विशाल से पूछताछ करती है तो पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी विशाल का जवाब एक ही होता है कि उसने नेहा का खून नहीं किया और वो बिल्कुल बेकसूर है। करीब 3 दिन तक विशाल से पूछताछ के बाद विशाल के कपड़ों, जूतों और उसकी साइकिल पर लगे लाल धब्बों के सैंपल्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और उसमें ये क्लियर हो जाता है कि जो भी लाल लाल धब्बे विशाल की चीज़ों पर मिले थे वो कोई खून के धब्बे नहीं बल्कि कलर पेंट के धब्बे हैं, क्योंकि विशाल उसी कॉलेज में दीवारों पर पेंट करने का काम किया करता था और वो धब्बे भी उसी कलर के लगे हुए थे। और विशाल ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया भी था कि वो लाल लाल धब्बे कलर पेंट के हैं, लेकिन पुलिस ने विशाल की एक भी बात नहीं मानी। खैर, अब फोरेंसिक रिपोर्ट को मानते हुए पुलिस विशाल को रिहा कर देती है। इस बीच पुलिस को नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है, जिसमें नेहा की मौत की वजह ज्यादा खून का बहना बताया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी पर करीब 17 कट्स के निशान थे, जो कि साफ साफ बता रहे थे कि नेहा की मौत ज्यादा खून के बहने से हुई है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये साफ साफ क्लियर नहीं कर पा रही थी कि नेहा के साथ रेप हुआ है या नहीं, यानी कि रिपोर्ट्स भी आधी अधूरी थी। हो सकता है कि रेप हुआ हो या फिर ये भी हो सकता है कि रेप ना भी हुआ हो। विशाल को रिहा कर देने के बाद अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में वापस से जीरो पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब तक करीब 15 दिन हो चुके थे और इन 15 दिनों में पुलिस नेहा के कातिल का एक भी सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। ऊपर से नेहा के माँ पापा और लोगों का गुस्सा भी पुलिस की धीमी चाल को लेकर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कि पुलिस अब इस केस को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आने लगती है और इसीलिए पुलिस फैसला करती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को वापस से एक नए सिरे से शुरू करेंगे। वो वापस से उसी लैब में जाएंगे जहाँ पर नेहा की लाश मिली थी और इस बार वो फोरेंसिक टीम को लेकर जाएंगे ताकि वो लैब के अंदर का एक एक सैंपल और सुराग ढूंढ के ला सके। पुलिस और फोरेंसिक टीम जब उस लैब में पहुंचती है तो पुलिस को ज़्यादा कुछ तो सबूत हाथ नहीं लगते, लेकिन कुछ बालों के टुकड़े जरूर मिल जाते हैं जो कि देखने में किसी आदमी के लग रहे थे। फोरेंसिक टीम तुरंत उन बालों को उठाती है और टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भेज देती है। इधर पुलिस की एक टीम जब वापस से दयालबाग इंस्टीट्यूट में पूछताछ करने के लिए जाती है तो पुलिस को वहाँ के स्टूडेंट्स वापस से उदय स्वरूप से ही पूछताछ करने को कहते हैं और साथ ही पुलिस को ये भी बताते हैं कि उदय हमेशा नेहा को छेड़ता रहता था और हमेशा उसका पीछा करता रहता था, इसीलिए हो सकता है कि उदय ने ही ये सब किया हो। लेकिन पुलिस तो पहले ही एक बार उदय से पूछताछ कर चुकी थी। फिर भी स्टूडेंट्स के कहने पर पुलिस फिर से उदय के घर पहुंचती है और पूछताछ करने लगती है। लेकिन उदय एक IAS फैमिली से बिलोंग करता था और साथ ही वो लोग बहुत ही पावरफुल थे, इसलिए उल्टा उदय का परिवार ही पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत लेकर अदालत पहुँच जाता है और पुलिस के द्वारा उनके परिवार को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाकर पुलिस वालों पर ही उल्टा केस लगा देते हैं। अब पुलिस भी परेशान, दिन निकलते ही जा रहे थे, सभी ओर से प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था और न तो उन्हें कातिल मिल रहा था और न ही उसके खिलाफ कोई सबूत। पुलिस करीब 250 लोगों से इस केस को लेकर पूछताछ कर चुकी थी और उनमें से 22 सस्पेक्ट तो ऐसे थे जिन पर पुलिस को सबसे ज्यादा शक था, लेकिन फिर भी ये केस सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ कितना भी सातिर क्यों न हो, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पुलिस की एक टीम को इस केस में एक और नया नाम सुनने को मिलता है और वो नाम होता है यशवीर संधू, जो कि उसी इंस्टीट्यूट में एज अ लैब टेक्नीशियन काम किया करता था। आसपास के लोग पुलिस को यशवीर के बारे में ये बताते हैं कि 15 मार्च की शाम को उन्होंने यशवीर को नेहा की ऑल्टो कार को लेकर कॉलेज से बाहर निकलते देखा था और उसे खेलगांव की ओर जाते देखा था, जहां पर नेहा की कार लावारिस पड़ी मिली थी। पुलिस तुरंत यशवीर को उठाती है और थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ करती है और थोड़ी सी सख्ती दिखाते ही यशवीर अपनी जुबान खोल देता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही नेहा की कार को खेलगांव के पास सड़क किनारे ले जाकर छोड़ा था और ये जो कुछ भी मैंने किया ये सब मैंने उदय के कहने पर किया था, लेकिन मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता कि नेहा का कत्ल कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं बस इतना जानता हूँ कि उदय ने मुझे नेहा की कार को ले जाने को कहा था। अब आगरा पुलिस सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऑर्डर्स पर उदय को गिरफ्तार करने जा ही रही थी
कि पुलिस ने जिन बालों के सैंपल्स फोरेंसिक जांच के लिए भेजे थे उनकी डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। और जब पुलिस उन बालों की रिपोर्ट्स को सभी के सभी उन 22 लोगों से मैच करती है जिन पर पुलिस को सबसे ज्यादा डाउट था, तो वो रिपोर्ट्स उदय के बालों से मैच कर जाती है। वही उदय जिसके घर पुलिस 2 बार जा चुकी थी और वो दोनों बार ये बोलकर बच गया था कि वो तो नेहा को जानता ही नहीं। उसी उदय के बालों के टुकड़े पुलिस को उस लैब में मिले थे। अब आगरा पुलिस के पास उदय के खिलाफ 2 सबूत मिल चुके थे जिनकी बदौलत वो उदय को आसानी से अरेस्ट कर सकते थे। एंड फाइनली कुछ ही घंटों के बाद पुलिस उदय को अरेस्ट करके थाने ले आती है और अब बारी थी उदय से पूछताछ करने की। पुलिस उदय के सामने सिर्फ 2 सवाल रखती है। पहला सवाल तो ये कि क्या तुमने यशवीर को नेहा की ऑल्टो कार ले जाने को कहा था, और अगर हाँ तो क्यों कहा था। एंड दूसरा सवाल ये कि अगर तुम नेहा को जानते भी नहीं थे तो फिर तुम्हारे बालों के टुकड़े उसी लैब के अंदर कैसे पहुंचे जिस लैब में नेहा की लाश मिली थी। पुलिस के सवाल सुनकर उदय के पसीने छूटने लग गए थे, लेकिन फिर भी वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। लेकिन पुलिस भी हर हाल में तमाम तरीके से सच उगलवाने की कोशिश करती है। पुलिस बार बार एक ही सवाल को उदय के सामने रिपीट करती है ताकि वो कहीं ना कहीं तो गलती करे और पकड़ा जाए। और आखिरकार एक लंबे इंटेरोगेशन के बाद उदय हार मान ही लेता है और सच बताने को मजबूर हो ही जाता है। और जब उदय पुलिस को सारा सच बताता है तो सच्चाई को सुनकर सभी के सभी पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। उदय कहता है कि हाँ, नेहा का कत्ल उसी ने किया है। उसी ने नेहा को लैब के अंदर बंद करके उसकी बॉडी पर 17 बार वार किया और उसे जान से मार दिया। अब उदय ने पुलिस के सामने ये तो कबूल कर लिया था कि नेहा का कातिल वही है, लेकिन वो अब भी पुलिस को ये नहीं क्लियर करता कि उसने नेहा को क्यों मारा और ऐसी क्या वजह थी कि एक PhD स्टूडेंट को उसने इतनी बेरहमी से मार दिया। अब पुलिस उदय के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है और 16 जुलाई 2013 को लोअर कोर्ट में चार्जशीट जमा कर देती है। लेकिन उसमें भी पुलिस उदय पर सिर्फ नेहा के कत्ल के ही चार्ज लगाती है। इसके अलावा नेहा का रेप हुआ था या नहीं ये पुलिस अब भी पता नहीं लगा पाई थी। और इसी बात को लेकर नेहा के माता पिता और बाकी लोगों में फिर से एक बार गुस्सा बढ़ता है कि अगर नेहा का रेप नहीं हुआ तो फिर उसका खून क्यों किया गया। ऐसी क्या वजह थी कि उदय ने नेहा का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों, पुलिस के पास भी इस बात को लेकर कोई एविडेंस नहीं था जिससे कि वो ये क्लियर कर सके कि उदय ने नेहा का कत्ल क्यों किया। और इसी बात पर अब नेहा के माता पिता और बाकी सभी नेहा मर्डर केस में CBI जांच की मांग करने लगते हैं। और इसके बाद पुलिस 29 अगस्त के दिन नेहा केस को CBI को हैंड ओवर कर देती है। और अब CBI फिर से इस केस को एक नए सिरे से ओपन करती है और तमाम पुलिस के सबूतों को फिर से एक एक करके परखती है। और फाइनली कुछ ही महीनों के बाद CBI अपनी एक अलग थ्योरी कोर्ट के सामने पेश करती है और आगरा पुलिस की सिर्फ मर्डर वाली थ्योरी को एकदम गलत साबित करके रख देती है। CBI की थ्योरी के हिसाब से उदय लगातार कई दिनों से नेहा का पीछा कर रहा था और उसे छेड़ता रहता था। नेहा ने कई बार उदय को समझाया भी, लेकिन फिर भी उदय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। और फिर 15 मार्च 2013 को उदय फिर से नेहा का पीछा करने लगता है और दयालबाग इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाता है। और करीब 4 बजे जब नेहा लैब में पहुंचती है तो उस वक्त उदय लैब टेक्नीशियन यशवीर के पास पहुंचता है और उसे नेहा की ऑल्टो कार को कहीं और छोड़ देने को कहता है। और उसके बाद उदय लैब के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके बाद वो लैब का दरवाजा बंद करके फिर नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा उससे बचने के लिए जैसे ही शोर करने लगती है, उदय उसी लैब में रखे क्लोरोफॉर्म को अपने रुमाल में लेकर नेहा के मुंह पर रख देता है जिससे कि नेहा बेहोश हो सके। अब नेहा बेहोश तो होने लगती है लेकिन पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाती। उसे अब भी होश था और वो उदय के साथ हाथापाई कर रही थी और उसे बचने की कोशिश कर रही थी। क्लोरोफॉर्म से नेहा भले ही पूरी तरह से बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन वो कमजोर जरूर हो चुकी थी। वो तमाम कोशिशों के बाद भी उदय से नहीं बच पाती है। उदय नेहा के साथ सारे गलत काम कर लेने के बाद फिर उसके पास में पड़ी एक कांच की पिपेट को उठाता है और फर्श पर ठोक कर उसके 2 टुकड़े कर लेता है। और फिर उसी पिपेट के टुकड़े से नेहा के पैरों पर बैठकर लगातार नेहा पर 17 बार वार करके उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। और फिर वो उस लैब से रवाना हो जाता है। दोस्तों, जिस वक्त नेहा के साथ ये घटना हो रही थी उसी टाइम पर एक ऐसा पल भी आता है जो इस केस को और भी स्कैरी और इमोशनल बना देता है और जिसे सुनकर शायद आप भी इमोशनल हो उठे। दोस्तों, 15 मार्च के दिन जब 5 बजे तक भी नेहा घर नहीं पहुंचती तो नेहा की मां लगातार नेहा को कॉल करने लगती है और तभी करीब 5:30 बजे नेहा का फोन जो भी लड़का उठाता है वो और कोई नहीं उदय ही होता है, जिसने नेहा की मां को कहा था कि दीदी तो सदर बाजार गई है। ठीक उसी टाइम पर उदय नेहा के मुंह को बंद करके नेहा पर उस कांच की पिपेट से वार किए जा रहा था और नेहा तड़पते हुए अपनी मां की आवाज सुन रही थी। और कुछ देर के बाद जब नेहा की मां फिर से कॉल करती है तो वापस से उदय ही नेहा का फोन रिसीव करता है एंड तब तक वो नेहा को पूरी तरह से मार चुका था। दोस्तों, इस मोमेंट को सोचकर ही डर लगता है कि कोई सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए इतना भी बेदर्द कैसे हो सकता है। अब इस केस में उदय के ऊपर मर्डर और रेप के चार्जेस लगते हैं और साथ ही CBI लैब टेक्नीशियन यशवीर को इस केस से बाहर कर देती है। इतना सब हो जाने के बाद भी उदय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है ताकि वो कुछ दिन के लिए बेल ले सके। और जब उदय सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखता है तब वहाँ के चीफ जस्टिस
जस्टिस उदय को एक बहुत ही बड़ी बात कहकर उसकी बेल को खारिज कर देते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मुझे पता चला था कि एक पीएचडी स्टूडेंट का उसके जिस्म पर 17 बार वार करके बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, और जब वो कत्ल हो रहा था उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी, लेकिन कातिल को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस तरह के मामले बेचैन और शर्मसार कर देने वाले हैं, और इतने बड़े गुनाह के बाद भी तुम्हें जमानत कैसे मिल सकती है। ये बात उदय को सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं। दोस्तों, आज की तारीख तक भी नेहा के माँ पापा को लोअर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। देखते हैं अब उदय को उसके गुनाहों की क्या सजा मिलती है। तो ये थी कहानी नेहा शर्मा की। अगर इस कहानी से जुड़े आपके कुछ विचार हो तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूबल लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।